आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। यह है वेजरिंग एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों एक जैसा होता है, लेकिन क्वेश्चन कई बार इस पे बेस्ड पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में होगा, प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं हुआ है। यूजुअली जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अभी होना चाहिए, ये लो आप कंसिडरेशन, ये रखो अपना पैसा, और जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वस्तु को, वो ऑब्जेक्ट को क्या करो, मुझे दे दो, ताकि दोनों के तरफ से जो कंसिडरेशन है वो पूरा हो जाए और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप इफेक्ट में आ जाए। ये तो नॉर्मल सिचुएशन में होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात हम करते हैं। लेकिन यदि हम कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें जिसमें जो वस्तु को डिलीवर करना है, जो ऑब्जेक्ट को डिलीवर करना है, उसकी डिलीवरी फ्यूचर पे बेस्ड हो, आगे आने वाले समय में होना हो, उस सिचुएशन में हम उसको कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे इसी लेक्चर में। इसके बिल्कुल सिमिलर एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको कहते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड होता है हमारे इंडिया में। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो पॉइंट हमारे पास लिखा है, ये कहता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली बात है, जब हम ये कहते हैं कि फ्यूचर में करना है और कंडीशन हम दे देते हैं उसमें कि ये चीज हो जाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि हो गया। तो उस सिचुएशन में जब हम एग्जांपल देखेंगे तो चीजें और क्लियर होगी। तो अभी के लिए आपको इतना समझना है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और मैं बात आपको बताऊं कि देखिए, जो भी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं वो काफी डिटेल इसका एनालिसिस किया जा सकता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पर्पज से हमें उतना ही पढ़ना होता है जितना में हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, हम बेसिक डिफरेंसेस को समझेंगे और ज़रूरत पड़ने पे ये जो बेसिक डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ उसको बेस बना करके आप और भी डीप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा पॉइंट कहता है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। मैंने पहले ही बताया कि ये फ्यूचर में होगा और ये कंडीशनल इसीलिए है क्योंकि किसी न किसी चीज़ के होने या नहीं होने पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है डिपेंडेंट करता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या फिर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास से कहता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड until the uncertain future event happens। तो जो भी फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट हैं वो जब तक हो नहीं जाता तब तक ये माना जाएगा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में हमने कॉन्ट्रैक्ट की थी वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। चौथा पॉइंट है, कहता है कि इफ द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स बिकम्स इम्पॉसिबल। ऐसा भी हो सकता है कि जिस इवेंट की बात हमने की कि ये फ्यूचर में होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा कि हो गया। यदि मान के चलिए वो जो फ्यूचर इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाए, असंभव हो जाए, उस सिचुएशन में क्या होगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड। ये बात जो है, चार बात आपको ध्यान में रखना है, और यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। आप सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे जो बेसिक लेवल के होते हैं। चलिए कुछ इलस्ट्रेशन के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है कि ए एग्रीज टू सेल, क्या करना है, क्या सेल कर रहा है, हिज फार्म लैंड टू बी। ए बंदा है और बी एक बंदा है, दो पार्टी हैं। ए क्या करता है, ए एग्रीज टू सेल हिज फार्म लैंड टू बी, बी को एग्री करता है। इफ ही विंस द केस इन्वॉल्विंग हिज फार्म लैंड, यदि वो केस जीत जाता है तो ये प्रॉमिस करता है उसको कि भैया मैं आपको बेच दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, This is a case of contingent contract because the performance of the contract is based on happening of an uncertain event। केस जीतेगा या नहीं जीतेगा, दिस इज अनसर्टेन ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक अनसर्टेन इंसिडेंट पे, अनसर्टेन इवेंट पे बेस्ड है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक कंडीशन पे बेस्ड है कि यदि वो जीतेगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इफेक्ट में आएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट इज विनिंग द केस। ऑब्वियस सी बात है, विनिंग ऑफ केस इज uncertain event which is required for the purpose of this contingent contract।
आशा करते हैं कि इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अब हम वेजर की बात करते हैं और कंटीजेंट से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए वेजर और कंटीजेंट में एक क्लियर कट डिफरेंसेस जरूर हैं, लेकिन ये एक दूसरे को कभी ना कभी ओवरलैप करते हैं और यही ओवरलैपिंग के कारण कंफ्यूजन होता है। आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए मैं इतना बताता हूं कि जो वेजर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वाइड होते हैं, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहां देखिए, चलिए पहला एग्जांपल हम देखते हैं। कहता है कि वेजर एग्रीमेंट क्या है, ये वाइड है, ठीक है, जबकि कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड है। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया आपको, ये वैलिड है, ये वाइड नहीं है। लेकिन वेजर एग्रीमेंट का काफ़ी पॉपुलर जो एग्जाम्पल होता है वो वेटिंग, आप सट्टाबाजी करते हैं। सट्टेबाजी देखा होगा, सुना होगा, कम से कम क्रिकेट में, फुटबॉल में, गेम्स में यूजुअली हम करते हैं। तो सट्टाबाजी जो है क्या है, वेजर एग्रीमेंट आता है और वो क्या होता है, वाइड होता है, ठीक है, वो कंटीजेंट नहीं होता है। हालांकि लगेगा वो कंटीजेंट जैसा, क्योंकि वो भी फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड होता है, लेकिन अभी हम डिफरेंसेस को समझेंगे। देखिए चलिए अगला पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है कि देयर इज ऑलवेज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इन वेजर एग्रीमेंट, जबकि इन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है। कहता है कि देयर इज ऑलवेज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आप कैसे किसी भी एग्रीमेंट को पहचानेंगे कि ये वेजर है, ये कंटीजेंट है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें यह है कि जहां पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस है वहां आपको समझ जाना है कि ये वेजर एग्रीमेंट है। जहां पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है वहां पे समझना है कि ये जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? जैसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। जैसे एक बोला कि देखिए ये जो मैच होने वाला है अगले संडे को, यदि ये जीतता है तो आप मुझे 1000 रुपया देंगे, और दूसरा वाला एग्री करता है और कहता है यदि ये हार गया तो आप मुझे देंगे। दोनों एक दूसरे से कर रहा, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, तो ये हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका वेजर एग्रीमेंट में आ जाएगा। जबकि जब हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहां रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता। देखिए मैंने एग्जांपल आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या है, ए एग्रीज टू सेल हिज फार्म लैंड टू बी इफ ही विंस द केस इन्वॉल्विंग हिज फार्म लैंड। एक ही बंदा कर रहा है कि मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहां रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं हुआ, दूसरा पार्टी उसको प्रॉमिस नहीं किया कुछ। आप समझ रहे हैं बात को? यही एक बहुत ही बेहतरीन डिफरेंस है जहां से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वेजर है, कौन सा कंटीजेंट है। ये पॉइंट समझना जरूरी है। ये कहता है कि थर्ड पार्टीज डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन वेजर वेयर थर्ड पार्टी मे हैव एन इंटरेस्ट इन द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन यदि वेजर एग्रीमेंट की बात करते हैं तो दो ही पार्टी उसमें होते हैं और यूजुअली थर्ड पार्टी का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। अगला जो पॉइंट हमारे पास बचता है वो है कि वेजर इज कंटीजेंट इन नेचर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों काफी कंफ्यूजिंग है। ये वेजर भी ऐसा लगता है कि ये भी एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वैसा होता नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि वेजर इज कंटीजेंट इन नेचर। नेचर इसका कंटीजेंट है क्योंकि हम फ्यूचर इवेंट की बात तो इसमें भी करते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल वाली जो बात मैंने आपको बताई ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी से आगे आप ये डिफाइन करेंगे कि ये वेजर है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन दिया जाए कि वेजर इज कंटीजेंट इन नेचर, यदि ऐसा तो आंसर इज यस, ऐसा है तो जरूर, लेकिन ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। डिफरेंसेस हैं, कैसे डिफरेंसेस हमें पता करने हैं इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद जो है इधर है, कहता है कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर नेवर वेजरिंग, क्योंकि यहां पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता ही नहीं है, नेवर वेजरिंग। मतलब ये हुआ कि वेजर एग्रीमेंट जो है वो कंटीजेंट इन नेचर हो सकते हैं, लेकिन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नेवर वेजरिंग, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूरे लेक्चर में होगा वो यही होगा कि जब हम वेजर एग्रीमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कहता है कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, कहता है ए एंड बी वेयर प्लेइंग अ गेम ऑफ बिलियर्ड्स एंड एग्रीड दैट whoever lost the game should pay the other। देखिए क्या कर रहा है, whoever lost, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस यहां पे होगा, आपको दिख रहा होगा, दोनों एक दूसरे को कर रहा है कि जो भी हारेगा वो इतना देगा। तो ये कह रहा है मैं हारूंगा तो इतना दे दूंगा, दूसरा बोला मैं हारूंगा तो इतना दे दूंगा, ठीक है। A lost the game and he agreed in writing to pay 1000 to B. B files a suit against A on the written agreement. Agreement by way of weather are void. ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो गया। A contract which is itself void cannot be treated as
any consideration and therefore it cannot be sued upon। ऑब्वियसली बात है, जो चीज वाइड है उसको आप कैसे चैलेंज करोगे कोर्ट ऑफ लॉ में? वो तो वाइड है, उसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो वेजरिंग जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बेटिंग वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? वो वाइड इन नेचर होते हैं। जहां कहीं भी आपको वेटिंग कहा जाए, सट्टेबाजी का आ जाए जिक्र, और अक्सर ये क्वेश्चन में सट्टेबाजी का ही पूछते हैं, आप क्या करना, उसको वेजरिंग मान करके क्या करना, उसको वाइड उसमें टिक करना। इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए एक इलस्ट्रेशन देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें क्या है। कहता है कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वाइड एंड नो सूट लाइज फॉर रिकवरिंग एनीथिंग वॉन बाय सच वेजर। बोला कि एग्रीमेंट यदि आप ऐसा करते हैं जो वेजर इन नेचर है वो वाइड होगा और किसी भी तरीके का सूट आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं फाइल कर सकते। किस चीज के लिए? रिकवरी के लिए। ठीक है, मतलब इसको यदि आप और ढंग से बोलें तो मतलब कहता है कि इस तरीके का जब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हुआ ही नहीं है, ये वाइड हो गया, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप कोर्ट चले भी जाओगे तो वहां से आपको रेमेडीज नहीं मिलने वाली। कुछ इस तरीके की बातें होती है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि मिस्टर ए एंड मिसेस वाई, ये दो लोग हैं, ये क्या करते हैं? इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ रमन। अब देखिए, ये आप एक पार्टी है, दोनों एक पार्टी है, ठीक है, और ये रमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा पार्टी यहां पे आ गया, हु इज एन एक्सपर्ट इन बेटिंग। देखो बेटिंग आ गया ना, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यदि समय आपके पास है तो पढ़िए पूरा क्वेश्चन, यदि नहीं है तो बेटिंग जब आ गया और इसको एक बार पढ़ लीजिए वैसे ही, उसके बाद चांसेस होते हैं कि इसमें वाइड होगा। तो पहले ही आप चेक कर लीजिए वाइड कहां पे है, और ज्यादा चांसेस होता है कि वाइड वाला आंसर जाएगा। तो यदि समय मिले तो आप पूरा पढ़िए, नहीं मिले तो बेटिंग जहां देखिए उसको उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रमन भी क्या है? रमन हु इज एन एक्सपर्ट इन बेटिंग ऑन हॉर्स रेसिंग। मैंने बोला था ना, गेम का इसमें जिक्र आता है कई बार, हॉर्स रेसिंग में ये बेट करते हैं। आगे कहता है कि बोथ पे अ सम ऑफ ₹2000 टू रमन टू बेट ऑन अ पार्टिकुलर हॉर्स। एक घोड़े पे इन्होंने सट्टा लगा दिया। रमन फॉलोड द इंस्ट्रक्शन एंड ही वॉन अ सम ऑफ ₹20 लाख। 20 लाख जीत गए रमन साहब, क्योंकि ये बेटिंग एक्सपर्ट थे, इन्होंने लगाया सट्टा, जीत गया। अब क्या करते हैं कि एक्स और वाई क्लेम करते हैं, भैया तुम जो 20 लाख जीते हो ना, इसमें मुझे भी दो, है ना। अब जो है रमन मना कर देता है कि नहीं देने वाले। अब क्या करोगे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कहता है कि रमन हैज टू पे 20 लाख टू मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई। अगला है रमन कैन डिवाइड 20 लाख मतलब 20 लाख इंटू 3 पार्ट्स और उसको शेयर कर लेंगे। उसके बाद रमन कैन कीप 15 लाख एंड 5 लाख वाई, इस तरीके से। और मैंने आपको बताया था ना कि जहां पे बेटिंग आ गया आप उसको वाइड करना, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो कौन सा पैसा मिलेगा इसको? ये तो बहुत ही कॉमन सा सवाल है। तो देखिए लास्ट वाला कहता है कि रमन नीड नॉट गिव एनीथिंग टू मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई एज दिस एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल। क्यों इनफोर्सेबल नहीं है? क्योंकि वाइड अब इनिशियो है, ये वाइड है, तो आंसर इसका डी होगा। दिस इज अ वेजर एंड वाइड अब इनिशियो। वेजर क्यों है? मैंने बेटिंग का एग्जांपल आपको बताया था, सट्टेबाजी का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। तो वेजरिंग में इस तरीके से वाइड होता है, जबकि जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जैसा कि मैंने आपको इलस्ट्रेशन के माध्यम से बताया, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा? हमें डिफरेंशिएट करने होंगे, कौन सा वेजरिंग है, कौन सा कंटिजेंट है। पहला तरीका क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस है क्या? यदि रेसिप्रोकल प्रॉमिस है तो वेजर एग्रीमेंट होगा, नहीं है तो कंटिजेंट इसको मान लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको हिंट दे दिया, जहां पे सट्टेबाजी की बात आ जाए, बेटिंग की बात आ जाए, वहां पे क्या हो जाएगा? वो वेजर में चला जाएगा। तो ये जो है काफी बेसिक लेवल पे मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का। इससे ज्यादा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें इतना डीप में नहीं जाना, क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो उतना ही पढ़ें जितना आपके लिए जरूरी है। अदरवाइज यदि लेक्चर ही देना रहा वेजर और कंटिजेंट पे तो घंटों लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन आपके पर्पस के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसीलिए हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा खुद को, और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिपेयर करना होगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।